गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर से। बच्चों, ये लेक्चर बीएससी पार्ट 3 के लिए है। हम मेटल ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में मेटल लिगेंड बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं। इसमें हम आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डी ऑर्बिटल्स की कैसी होती है। दैट इज़ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। बच्चों, ये पढ़ने से पहले हम लोग एक हल्की सी नज़र पीछे डालेंगे। थोड़ा सा पिछले लेक्चर्स में हमने जो सुन लिया है, सीख लिया है, समझ लिया है, वो ये है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमने देखी, पहले हमने उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा। अब इस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को समझने के लिए हमें एक मूलभूत जानकारी होनी चाहिए, जो हमें इस समय हम अपने सामने रखेंगे कि डी कक्षकों की आकृति क्या होती है। डी कक्षकों की आकृति के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। 5 डी कक्षक होते हैं। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये जो डी कक्षक है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये एक्स और वाई अक्षों पर केंद्रित होता है। डी जेड स्क्वायर जो आकृति है, वो आकृति बनती है जब इसका केंद्रन जो है डी कक्षक का, एक डंबल तो होता है जेड अक्ष पर और दूसरा डंबल जो है वो वाई और एक्स वाई प्लेन पर समान रूप से वितरित होता है। और वो हमें जो वितरण है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो एक एन्युलर रिंग के रूप में जेड अक्ष के ऊपर ही एन्युलर रिंग के रूप में प्राप्त होती है। और ये एक्स वाई प्लेन में होती है, जेड अक्ष पर नहीं, जेड अक्ष के ऊपर नज़र आती है। जेड अक्ष पे जो लोब है डी कक्षक का, उसका जो नोडल एरिया है, उसमें एक्स वाई अक्ष में एक एन्युलर रिंग हमें प्राप्त होती है। ये डी जेड स्क्वायर की शेप है। एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये अपने एक्स वाई डी कक्षक, जो डी एक्स वाई कक्षक एक्स वाई प्लेन में के बीच में होता है, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में इसके लोब्स होते हैं। डी वाई जेड कक्षक के जो 4 लोब्स हैं, डबल डंबल, हमको मालूम है कि डी जो है वो डबल डंबल शेप होती है, तो उसके 4 लोब्स होते हैं, 2 डंबल्स होते हैं। वो 4 लोब्स जो हैं वो डी वाई जेड के वाई और जेड अक्षों के बीच में मिलते हैं, और डी एक्स जेड के जो लोब्स हैं वो हमें एक्स और जेड अक्षों के बीच में मिलते हैं। अब ये अक्ष क्या है? ये अक्ष है जब हम 3 एक्स लाइनें म्यूचुअली परपेंडिकुलर खींचते हैं, तो वो जहाँ पर इंटरसेक्ट होती हैं उस पॉइंट को हम उसका ओरिजिन कहते हैं। और एक्स एक्सिस उस ओरिजिन से हम आर्बिट्रेरीली मानते हैं। मान लें कि दाईं ओर प्लस एक्स है, बाईं ओर माइनस एक्स है, ऊपर की ओर प्लस वाई है, नीचे की ओर माइनस वाई है, और जेड एक्सिस तीसरी परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो है वो प्लस जेड और माइनस जेड है। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जिनके बारे में हम पहले से जानते हैं। अब हम एक बार अष्टफलक क्या है ये देख लेते हैं। अष्टफलक का निर्माण एक घन से होता है। एक घन के जो 6 फलक होते हैं और 8 कोने होते हैं, इनमें से 2-2 फलक आपस में 3 पेयर्स बनाते हैं। 6 फलक हैं, 3 पेयर्स हैं, 3 युग्म हैं। आमने सामने के 2-2 फलक जो हैं वो एक दूसरे से समानांतर होते हैं और केंद्र से समान दूरी पर और किसी एक अक्ष के लंबवत होते हैं। इस क्यूब के बारे में पढ़ने सुनने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, पर आप एक डाइस पासा जो फेंकते हैं उसको देखिए, या अपने कमरे को देखिए, ऊपर छत नीचे फर्श, ये आमने सामने के 2 फलक मान लीजिए। आपके कमरे में अगर एक केंद्र बिंदु माने तो उससे जितनी दूरी पर ऊपर छत है उतनी ही दूरी पर फर्श है। ये 2 समानांतर फलक हैं। आपकी आमने सामने की दीवारें, एक जो आपकी पीठ की तरफ है, एक जो आपके मुंह की तरफ है, वो 2 दीवारें अगर 2 फलक हैं तो वो केंद्र बिंदु से समान अंतर पर हैं। इसी तरह से दाएं और बाएं तरफ की जो 2 दीवारें हैं वो भी केंद्र बिंदु से
समान अंतर पर हैं। ये एक घन की आकृति है और एक बहुत ही कॉमन शेप है जिसको हम अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं। अगर हम इसमें केंद्र बिंदु पर धातु आयन समझें और अक्षों पर जो डायग्राम में देखिए, अक्षों पर एक्स और एक्स एक्सिस पर x1 और x2 पॉइंट्स देख रहे हैं, z एक्सिस पर z1 z2 पॉइंट्स देख रहे हैं, y एक्सिस पर y1 और y2 पॉइंट्स आप देख रहे हैं। ये जो पॉइंट्स हैं 6 पॉइंट्स, इनको अगर हम आपस में जोड़ते हैं तो हमें 8 फलक नज़र आएंगे। देखिए इस चित्र में, अब जो चित्र आपके सामने है उसमें आपको 8 फलक नज़र आएंगे। 4 फलक इस डायग्राम में एल एल एल, जो 4 बार एल लिखा हुआ है, उसके ऊपर 4 फलक हैं और नीचे की तरफ 4 फलक हैं तिकोने। ये अष्टफलक बनता है जो कि 6 कोनों पर स्थित 6 लिगेंड एक अष्टफलकीय क्रिस्टल का निर्माण करेंगे। 6 कोने कौन से? 4 कोने एल एल एल, 2 ऊपर 2, एक ऊपर एक नीचे। 4 तो एक प्लेन में है और 2 कहाँ है? एक ऊपर है इस प्लेन के और एक नीचे है। इन 4 हमने मेटल को M से और लिगेंड्स को L से दिखाया है। अगर हम केंद्र बिंदु में M मेटल स्थित मान लें, धातु आयन मान लें, तो 6 कोने, 6 किसी घन के 6 फलक, उनके केंद्र बिंदु पर अगर एक एक लिगेंड हो तो हमें इस तरह का एक डायग्राम मिलेगा जो आपको स्क्रीन पे फिगर 2.4 नज़र आ रहा है। ये एक रेगुलर ऑक्टाहेड्रल है। एक बार फिर से समझिए ये रेगुलर ऑक्टाहेड्रल किस तरह बना है। एक डायग्राम पीछे देखते हैं वापस से। ये एक घन है, इस ABCD फेस है, उसके सेंटर में पॉइंट x1 है। BCGF एक फेस है, उसके सेंटर में दूसरा पॉइंट y है। इसी तरह से EFGH फेस पे एक सेंटर पॉइंट है, एक ADHE पे सेंटर पॉइंट है। इस तरह हमारे पास 6 फेसेस हैं और 6 सेंटर पॉइंट्स हैं। इन 6 सेंटर पॉइंट्स पे अगर हम L लिगेंड स्थापित मान लें और हम उसको 6 पॉइंट्स को आपस में जोड़ें तो हमें इस प्रकार का एक डायग्राम मिलता है जिसमें ऊपर वाले लिगेंड को और O पॉइंट जो सेंट्रल पॉइंट है उस पे हम केंद्रीय धातु आयन मान लें तो हमें एक इन 6 लिगेंड से एक अष्टफलक मिलता है जिसमें 4 फलक, 4 फेसेस जो हैं वो ऊपर की तरफ हैं और 4 फेसेस नीचे की तरफ हैं। इस तरह एक रेगुलर ऑक्टाहेड्रल का निर्माण होता है। चलिए अब हम देखते हैं अपना मुख्य मुद्दा कि अगर इस तरह से लिगेंड्स अप्रोच करें, एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का निर्माण करें तो स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स कैसे होगी। हमको ये अच्छे से मालूम है कि कॉम्प्लेक्सेस के लिए जो कॉमन ज्योमेट्रीज होती हैं वो ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर होती है। ये तीनों की तीनों ज्यामितियाँ जो हैं वो हमें एक क्यूब से, एक घन से प्राप्त हो जाती हैं। इसमें से ऑक्टाहेड्रल कैसे प्राप्त होगी वो हमने दिखाया। धातु आयन को हम इसके बीच में स्थित मान लेंगे और किसी भी ज्योमेट्री में धातु आयन इस घन के केंद्र में ही स्थित माना जाएगा। ये जो केंद्र बिंदु है ये और क्या है, ये हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का ओरिजिन पॉइंट, यानी धातु आयन कहाँ स्थित है, जहाँ स्थित है उसको हम जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स यानी XYZ एक्सिस खींचेंगे उसका केंद्र बिंदु, ओरिजिन बिंदु, वो उसका जो मूल बिंदु है, ओरिजिन बिंदु है, वो घन का केंद्र बिंदु ही माना जाएगा, रखा जाएगा। इसकी वजह से डायरेक्शंस जो है मेटल ऑर्बिटल्स की वो भी सुनिश्चित हो जाती है। जब हम केंद्र बिंदु को, घन के केंद्र बिंदु को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का ओरिजिन बिंदु मान लेते हैं तो हमारा क्या निश्चित हो जाता है कि डी कक्षकों की डायरेक्शन, दिशाएं क्या होंगी। शेप्स उनकी फिक्स्ड हैं, हमें मालूम है ना। x² माइनस वाई स्क्वायर जो पहला डी कक्षक है
वो एक्स और वाई अक्ष पर है। डी जेड स्क्वायर जेड अक्ष पर केंद्रित है और उसकी एन्यूलर रिंग जो है वो एक्स और वाई प्लेन में है। वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई जो है वो इन अक्षों के बीच में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के बीच में है, एक्स वाई और वाई जेड के बीच में। तो इस प्रकार जब हम घन के केंद्र को धातु आयन का पोजीशन फिक्स कर देते हैं और हम उस केंद्र बिंदु को, घन के केंद्र बिंदु को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स यानी अक्षों का ओरिजिन, उत्पत्ति, मूल बिंदु मान लेते हैं, तो मेटल ऑर्बिटल, मेटल आयन के, धातु आयन के डी ऑर्बिटल्स की दिशाएं निश्चित हो जाती हैं। अब ज्योमेट्री को निश्चित करने में जो एकमात्र कारक रह जाता है वो रह जाता है क्या चीज़, कि लिगेंड्स किस दिशा से आ रही हैं। तो एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में अब हम ये पढ़ते हैं कि ये हमने देखा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कि लिगेंड्स जो हैं वो किस दिशा से आ रहे हैं। वो आ रहे हैं इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के ही ऊपर से, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स के ऊपर से ही लिगेंड्स आते नज़र आ रहे हैं। जैसा कि इस समय आपके स्क्रीन पर चित्र 2.4 डायग्राम 2.4 जो लिखा हुआ है, जो दिखाया हुआ है, उसमें आपको नज़र आ रहा है। क्रिस्टल, अब हम देखेंगे कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में क्रिस्टल फील्ड्स की स्प्लिटिंग किस प्रकार होती है। एक मेटल आयन जो है वो कार्टेशियन एक्सिस के, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के मूल बिंदु पर स्थित है। 6 लिगेंड जो हैं वो कहाँ पर हैं, वो एक्सिस पर हैं। दे आर अलोंग द एक्सिस, वो इन अक्षों के ऊपर ही हैं। प्लस एक्स डायरेक्शन में है, माइनस एक्स डायरेक्शन में है, प्लस वाई डायरेक्शन में है, माइनस वाई डायरेक्शन में है, प्लस जेड डायरेक्शन में है और माइनस जेड डायरेक्शन में है। ये आपको यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में प्लस प्लस नहीं, ये तो सॉरी डी की शेप है, इसके लिए हम ये डायग्राम देखेंगे। यहाँ पर जो एक एक्स माइनस एक्स, वाई माइनस वाई, जेड माइनस जेड, 6 जो पॉइंट्स दिखाए गए हैं यहाँ पर, ये एक्सिस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड हैं और उन्हीं के ऊपर लिगेंड्स हैं, जैसा कि पहले दिखाए गए चित्र 2.4 में दिख रहा था। शुरुआत में लिगेंड्स जो हैं वो ये माना जाता है कि वो अनंत दूरी पर हैं। जब वो अनंत दूरी पर हैं, उनका धातु आयन से कोई अंतःक्रिया नहीं है, उस समय धातु आयन के जो कक्षक हैं सारे, वो सभी डीजेनरेट होते हैं, यानी समभ्रंश पे होते हैं, यानी सभी डी कक्षक, पांचों डी कक्षक समान ऊर्जा स्तर पर स्थित होते हैं। इसके बाद जब धीरे धीरे लिगेंड्स इन अक्षों के दिशाओं से धातु आयन के पास पहुंचते हैं, तो धातु आयन की अंतःक्रिया प्रारंभ होती है लिगेंड्स के साथ, और ऐसे में लिगेंड्स जो हैं वो डी ऑर्बिटल्स के साथ जब अंतःक्रिया करते हैं तो डी ऑर्बिटल्स की डीजेनरेसी, समभ्रंशता खत्म हो जाती है। समभ्रंशता खत्म होने का मतलब है कि इनके ऊर्जा स्तरों में विचलन होगा, एक दूसरे से अंतर आ जाएगा। अब ये अंतर किस प्रकार आता है कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स जो हैं वो हमने देखा कि वो अक्षों पर ही स्थित हैं, यानी कि लिगेंड्स भी अक्षों पर आ रहे हैं और ये डी कक्षक, ये 2 डी कक्षक भी अक्षों पर स्थित हैं, तो इनमें प्रतिकर्षण सर्वाधिक होता है और इसीलिए ये उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं। अब बाकी के जो 3 लिगेंड्स, 3 डी ऑर्बिटल्स हैं धातु आयन के, कौन कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, जो कि इन अक्षों के मध्य में स्थित हैं। वो पूरी तरह किसी भी अक्ष पर नहीं है, ठीक बीचों बीच एक्स और वाई के बीच में, वाई और जेड के बीच में, जेड और एक्स के बीच में स्थित हैं। सॉरी। अब क्योंकि लिगेंड्स पास आ रहे हैं अक्षों पर, तो प्रतिकर्षित तो ये भी होंगे।
परंतु उतना प्रतिकर्षित नहीं होंगे जितना dx² और dz² हुए थे। इनका प्रतिकर्षण कम होगा, अर्थात ये पांचों डी कक्षक लिगेंड से अंतःक्रिया के पूर्व जिस ऊर्जा स्तर पे थे उस ऊर्जा स्तर से ऊपर चले जाते हैं। पहले वो डीजेनरेट होते हैं, अब उनकी डीजेनरेसी ख़त्म होती है, यानी कि ये भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तर पर जाते हैं। और ये इनका जो प्रतिकर्षण है उनकी मात्रात्मकता दो वर्गों में विभाजित है, जो dx² - y² और dz² कक्षक जो अक्षों पर थे वो अधिक मात्रा में प्रतिकर्षित हुए हैं, परंतु उन दोनों का प्रतिकर्षण x² - y² और z² का प्रतिकर्षण समान मात्रा में हुआ है। यानी अब हमारे पास एक सेट तो dx² - y² और dz² का है जिनका प्रतिकर्षण समान रूप से हुआ है, तो वो उच्च ऊर्जा स्तर पर स्थापित हो जाएंगे। और बाकी के 3 डी कक्षक dxy, yz, zx का एक समान प्रतिकर्षण होता है, परंतु dx² - y² और dz² से कम होता है। यानी ये 3 कक्षक प्रतिकर्षित हुए हैं परंतु कम हुए हैं, तो ये तीनों कक्षक थोड़ी कम उच्च ऊर्जा पर स्थित होंगे। अब विचलन होकर के इनका 2 सेट्स बन जाते हैं, dxy, yz और dzx लोअर एनर्जी लेवल पे हैं और dx² - y² और dz² जो है वो हायर एनर्जी लेवल पे है। परंतु ये उस ऊर्जा स्तर से दोनों ही उच्च हैं जो प्रारंभ में थी, जब केंद्रीय धातु आयन का किसी भी प्रकार से अंतर्क्रिया नहीं हुई थी लिगेंड से। अब क्योंकि ये पहली एनर्जी स्टेट से दोनों ही उच्च हैं, तो अब हम एक बैरी सेंटर मानते हैं जो इन दोनों का माध्य है। ये बैरी सेंटर हमने आपको लेफ़्ट साइड में दिखाया है, वहाँ से हमने आपको हायर एनर्जी लेवल पे x², y² और z² दिखाए हैं और लोअर एनर्जी लेवल पे x, y, z, zx दिखाए हैं। लोअर एनर्जी वालों का नाम T2G दिया है और हायर एनर्जी वालों का नाम EG दिया है। अब ये केंद्र कहाँ से आ गया डीजेनरेट लेवल का? ये वो केंद्र है जो इन दोनों एनर्जी लेवल्स का माध्य है और ये वो ऊर्जा स्तर है जो उस अवस्था में पाया जाता जबकि इन पांचों कक्षकों का एक समान प्रतिकर्षण होता। इस ऊर्जा स्तर को हम बैरी सेंटर कहते हैं और ये माध्य है T2G और EG का। इसमें E जो शब्द है वो जर्मन शब्द है, आइजन से लिया गया है। T2 जो है वो ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के बारे में बात करता है और G टर्म ये बताता है कि मॉलिक्यूल के पास एक सेंटर ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ इन्वर्जन है। अब हम वापस आते हैं। अब ये हमने देख लिया कि दो जो ऊर्जा स्तर जनरेट हुए, स्प्लिटिंग जो है वो 2 स्तरों में हुई डी ऑर्बिटल्स की, dx² - y² और dz² जो है वो उच्च ऊर्जा स्तर पर चले गए। dxy, yz, zx का भी प्रतिकर्षण हुआ, उनकी ऊर्जाओं में भी थोड़ा सा बढ़ोतरी हुई है, पर उतनी बढ़ोतरी नहीं हुई जितनी पहले के 2 ऑर्बिटल्स में हुई थी। इसीलिए ये भी ऊर्जा स्तर पर गए हैं, उच्च ऊर्जा स्तर पर, लेकिन उतनी उच्च ऊर्जा स्तर पर नहीं जितने कि EG ऑर्बिटल्स गए हैं, dx² - y² और dz²। यानी अब हमारे पास 2 ऊर्जा स्तर बन गए, एक डबली डीजेनरेट का और एक ट्रिपली डीजेनरेट का। डबली डीजेनरेट कक्षक जो हैं वो हायर एनर्जी लेवल पे हैं और ट्रिपली डीजेनरेट जो हैं वो लोअर एनर्जी लेवल पे हैं। और हमने ये भी देखा कि एक बैरी सेंटर भी बन गया है। अब हमको ये देखना है कि अब ये जो ऑक्टाहेड्रल फील्ड है उसमें मेटल ऑर्बिटल्स जो हैं वो 2 सेट ऑफ एनर्जी लेवल्स T2G और EG में स्प्लिट हो गए हैं। T2G हमने पहले ही बता दिया 3 ऑर्बिटल्स का है, EG जो है वो 2 ऑर्बिटल्स का है
और इन दोनों के बीच में जो ऊर्जा अंतर है वो हम डेल्टा ओ से या 10 dq से दिखाते हैं। डेल्टा ओ से या 10 dq से ये एनर्जी डिफरेंस जो है वो दिखाते हैं। इन दोनों ऑर्बिटल एनर्जीज़ का जो योग है वो बैरी सेंटर कहलाता है। इसमें मैंने ये लिखा हुआ है, द सम ऑफ द ऑर्बिटल एनर्जीज इज इक्वल टू द डीजेनरेट एनर्जी कॉल्ड बैरी सेंटर। अब एनर्जी ऑफ ईजी ऑर्बिटल्स इज +6 dq। बैरी सेंटर से +6 dq इनका ऊर्जा स्तर है, और दूसरे शब्दों में 3/5 डेल्टा ओ। ट्रिपली डिजेनरेट एनर्जी लेवल्स का जो ऊर्जा स्तर है -4 dq है या -2/5 डेल्टा ओ है। प्लस और माइनस का साइन जो है इस डायग्राम में नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया इस डायग्राम में? क्योंकि इस डायग्राम में एरोज़ काम कर रही हैं कि ऊपर है तो ऊपर +3/5 और नीचे ऊपर 3/5 और नीचे 2/5। जब हम इसको न्यूमेरिकली लिखेंगे तो प्लस और माइनस लगाएंगे। न्यूमेरिकली जब आप ईजी के बारे में बात करेंगे तो आप बताएंगे ईजी का जो एनर्जी लेवल है वो +3/5 ऑफ डेल्टा ओ है, और T2G का एनर्जी लेवल जो है वो -2/5 डेल्टा ओ है। पर जब हम डायग्राम बना रहे हैं जिसमें हम एरोज़ दिखा रहे हैं, हमें दिख रहा है कि एनर्जी जो है T2G जो है वो लोअर एनर्जी पे है, तब हम प्लस और माइनस साइन नहीं दिखा रहे। लोअर ऑर्बिटल्स में जब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यानी लोअर ऑर्बिटल्स को जब भरा जाएगा इलेक्ट्रॉन से, तब जो है वो ऊर्जा जो है वो सिस्टम जो है वो स्टेबल हो जाएगा और नेट डिक्रीज़ होगा ऊर्जा स्तर में। ये जितनी कमी ऊर्जा में, तंत्र की ऊर्जा में आती है जब इलेक्ट्रॉन्स T2G ऑर्बिटल्स में भरे जाते हैं, उस आई हुई ऊर्जा स्तर में आई हुई कमी को क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू।